गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रो एंड मैक्रो अप्रोचेस टू एचआरएम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था। लेट्स सी। हमने पढ़ा था व्हाट डज मीन्स माइक्रो। माइक्रो का मतलब पढ़ा था हमने स्मॉल और ऑन अ स्मॉल लेवल, और मैक्रो का मतलब पढ़ा था बिग पिक्चर यानी व्यापक दृश्य, और अप्रोचेस का मतलब पढ़ा था अ वे ऑफ डीलिंग विद समथिंग और समबडी यानी किसी बात से या किसी व्यक्ति से व्यवहार करने के तरीके को हम अप्रोच के नाम से जानते हैं। और यह समझ लिया था हमने कि छोटे स्तर पर और बड़े स्तर पर जिस तरीके से व्यवहार किया जाता है उसी व्यवहार को हम माइक्रो अप्रोचेस या मैक्रो अप्रोचेस के नाम से जानते हैं। और इसी संदर्भ में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का माइक्रो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है और मैक्रो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। माइक्रो कॉन्टेक्स्ट संगठन खुद होता है या संगठन का आंतरिक वातावरण माइक्रो कॉन्टेक्स्ट कहलाता है, और संगठन के बाहर के जो वातावरण होते हैं जो कंट्रोल के बियॉन्ड होते हैं उनको हम मैक्रो कॉन्टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि जो माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स किया जाएगा उसको हम माइक्रो अप्रोच ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहेंगे, और जो मैक्रो लेवल पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया जाएगा उसको हम मैक्रो अप्रोच ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से जानेंगे। तो इस तरीके से हमने माइक्रो और मैक्रो कॉन्टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था, और ये भी पढ़ा था व्हाट आर द मेन फैक्टर्स ऑफ इंटरनल और माइक्रो इन्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिनमें हमने ये पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये कुछ इंटरनल मेजर फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डायरेक्टली और क्लोजली अफेक्ट करते हैं। तो ये फैक्टर्स वो फैक्टर हैं जिनका असर मानव संसाधन प्रबंध की अप्रोच पर, वे पर, प्रैक्टिस पर, डीलिंग पर डेफिनेटली ही होता है कि इनका असर होता है कि किस प्रकार से मानव संसाधन प्रबंध से संबंधित गतिविधियां की जाएं। तो मानव संसाधन प्रबंध में जो इंटरनली लेवल पे जो प्रैक्टिसेस होती हैं या माइक्रो लेवल पे जो काम होते हैं उनमें ये काम इंक्लूडेड है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, एचआर पॉलिसीज, जॉब एनालिसिस, कॉम्पनसेशन, ग्रीवांस हैंडलिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, डिसिप्लिन, डिस्चार्ज ऑफ एम्प्लॉयज़। ये सारी एक्टिविटीज़ माइक्रो लेवल पे की जाती हैं। तो कहेंगे इट इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ एचआर फंक्शन विच आर बीइंग डन इन कॉन्फॉर्मिटी ऑफ इंटरनल और ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि यह जो कार्य हैं इनका एग्जीक्यूशन इस तरीके से किया जाता है जो कि संगठन की आंतरिक वातावरण के अनुसार होता है, उसके अनुरूप होता है। जो संगठन की आंतरिक नीतियां हैं, जो रिसोर्सेस हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उनको फॉलो करते हुए जो ये कार्य किए जाते हैं तो उनको हम माइक्रो अप्रोच ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं रिक्रूटमेंट की। तो रिक्रूटमेंट वह प्रोसेस होता है जिससे कि रिक्त पदों की सूचना दी जाती है और आवेदकों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो अब रिक्त पदों की सूचना देते समय किन नियमों का ध्यान रखा जाएगा यह संस्था के नियमों पर निर्भर करेगा, साथ ही साथ संस्था की नीतियों पर निर्भर करेगा। जैसे कि संस्था की नीति है कि केवल बाहरी स्रोतों का ही उपयोग करना है तो इंटरनल पॉलिसीज, इंटरनल रिसोर्सेज को इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर संस्था की नीति ये है कि कुछ पार्ट इंटरनल रिसोर्सेज से रिक्रूट करने हैं और कुछ पार्ट जो है एक्सटर्नल रिसोर्सेज से यूज करने हैं तो फिर इस नीति को फॉलो किया जाएगा और दोनों सोर्सेज को यूज करते हुए ही रिक्रूटमेंट किया जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि संस्था की नीतियाँ क्या हैं और उसी के अनुसार भर्ती का कार्य किया जाएगा। तो सूक्ष्म स्तर पर इसका यह असर हुआ कि जो संस्था का आंतरिक वातावरण है, आंतरिक नीति है, उस नीति के अनुसार ही जो है भर्ती का कार्य किया गया। द नेक्स्ट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन एक नकारात्मक प्रक्रिया होती है। इसको एलिमिनेशन प्रोसेस भी कहते हैं क्योंकि इसमें एलिमिनेशन का काम किया जाता है, छटाई का काम किया जाता है। कैंडिडेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक वो जिनको कार्य देना है और दूसरे वो जिनको कार्य नहीं देना है। तो इस प्रकार से कैंडिडेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो सिलेक्शन एक नकारात्मक प्रक्रिया होती है। अब सिलेक्शन कैसे किया जाएगा या ये इसको करते समय किन बातों का ध्यान में रखना होगा, यह भी संस्था के आंतरिक वातावरण या आंतरिक घटकों पर निर्भर करेगा। तो HR approaches need to be implemented that best fit और selection the organization's culture। तो संगठन की संस्कृति और संगठन के वातावरण और संगठन की आवश्यकता के अनुसार ही सिलेक्शन किया जाएगा। तो जो भी संस्था की नीतियां हैं उन्हीं नीतियों को ध्यान में रखते हुए चयन का कार्य किया जाएगा। द नेक्स्ट इज प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट का मतलब होता है नियुक्त करना।
तो नियुक्ति की जो मेन पॉलिसी होती है वो होती है मैन अकॉर्डिंग जॉब एंड जॉब अकॉर्डिंग मैन। इसके अलावा भी संस्था अगर कुछ नीतियों का निर्धारण करती है कि नियुक्ति करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाना है कि जो व्यक्ति हैं वो उनका जो प्लेसमेंट किया जाए, प्लेसमेंट करते समय उनका जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, या फिर उनको किसी विशेष परीक्षाओं से गुजरना है, या उनसे कुछ और व्यवहार करने हैं, या उनसे कुछ और टेस्ट वगैरह लेने हैं, तो उन नीतियों का और उन कार्यप्रणालियों का पालन किया जाएगा। इट विल बी डन अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज लाइक राइट मैन एट द राइट पॉलिसी एंड एनी अदर पॉलिसीज, जिसका कि निर्धारण संस्था के द्वारा किया गया है। तो नियुक्ति करते समय भी संस्था की आंतरिक नीतियों को ध्यान में रखा जाएगा। द नेक्स्ट इज HR पॉलिसीज। HR पॉलिसीज वो होती हैं जो विशेष रूप से कर्मचारियों से संबंध रखती हैं, जैसे कि कर्मचारियों के वेतन से संबंध रखती हैं, कर्मचारियों के प्रशिक्षण से संबंध रखती हैं, उनकी पदोन्नति से संबंध रखती हैं, उनकी स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र से रिलेशन रखती हैं, उनके सारे कार्य यानी फ्रॉम अटेनमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ अप टू सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ये सारे इस कार्यों से संबंधित जो नीतियाँ होती हैं उन्हीं नीतियों को हम HR पॉलिसीज़ के नाम से जानते हैं। और जो HR पॉलिसीज़ होती हैं वह पॉलिसीज़ संगठन की नीतियों पर निर्भर करती हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और माइक्रो एनवायरनमेंट से अफेक्ट होती हैं। तो जैसे संस्था का इंटरनल एनवायरनमेंट है, माइक्रो एनवायरनमेंट है, उसी कॉन्टेक्स्ट में ही मानव संसाधन प्रबंध को अप्रोच किया जाएगा, वैसे ही मानव संसाधन प्रबंध किया जाएगा जैसा कि संस्था की आंतरिक नीतियाँ हैं। तो कहेंगे कि ये माइक्रो अप्रोच हुई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्स के संबंध में, कि ह्यूमन रिसोर्स को किस तरीके से मैनेज करना है, उसके लिए जो भी पॉलिसीज होंगी उसको हम HR पॉलिसी कहते हैं। और ये HR पॉलिसी इंस्टीट्यूशन के इंटरनल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। यदि प्रेफरेंस टू लोकलाइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को फॉलो करना है तो अकॉर्डिंगली रिक्रूटमेंट पॉलिसी होगी। तो जैसा डिसाइड किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग HR पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट किया जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे सिक्योरिटी पॉलिसी है तो सिक्योरिटी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी होगी। इसी तरीके से अटेंडेंस पॉलिसी है तो अटेंडेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही फर्दर कंपनसेशन या डिसिप्लिन पॉलिसी को डिटरमाइन किया जा सकता है। तो कहेंगे कि HR पॉलिसीज जो होती हैं वो इंस्टीट्यूशन के जनरल पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए ही बनाई जाती हैं। तो कह सकते हैं कि HR पॉलिसीज़ का जो अप्रोच रखा हमने, या ऑर्गेनाइजेशन जो अप्रोच रखता है वो अकॉर्डिंग टू इंटरनल कॉन्टेक्स्ट या माइक्रो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही रखता है। HR नीतियाँ माइक्रो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही अप्रोच की जाती हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं हम जॉब एनालिसिस की। जॉब एनालिसिस का मतलब होता है कार्य विश्लेषण करना। तो कार्य विश्लेषण का मतलब होता है कार्य की विषय वस्तु जिनमें भौतिक परिस्थितियाँ आती हैं, साथ साथ में यह भी आता है कि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति में क्या क्वालिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। तो उस व्यक्ति की विशेषताओं को और कार्य की विशेषताओं को पहले एनालाइज किया जाता है और उनसे संबंधित सारी सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। तो इसको जॉब एनालिसिस कहते हैं। तो यह कह सकते हैं कि जॉब एनालिसिस इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन ऑन नेचर ऑफ अ जॉब, क्वालिटीज़ और क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू अ जॉब। इन सारी बातों का निर्धारण जॉब एनालिसिस में किया जाता है। सिंपली जॉब एनालिसिस जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है, क्या किया जाएगा, किस तरीके के कार्य होंगे, इनका डिटर्मिनेशन करता है। और कार्यों के अनुसार ही कार्यों का विश्लेषण किया जाता है कि क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट है किसी काम को करने की और किस तरीके के क्वालिफिकेशन वाले व्यक्तियों की ज़रूरत होगी। सो द जॉब analysis is determined on the basis of objective, and the objective is the micro factor of human resource management। कि मानव संसाधन प्रबंध का जो इंटरनल कॉन्टेक्स्ट है या माइक्रो कॉन्टेक्स्ट है वो जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, एंड ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही जॉब एनालिसिस किया जाता है। द नेक्स्ट इस कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन को हम क्षतिपूरण या पारितोषण या पारिश्रमिक के नाम से भी जानते हैं हम। तो पारिश्रमिक निर्धारण का जो काम होता है उसमें माइक्रो कॉन्टेक्स्ट का जो है खास रोल होता है, क्योंकि जो पारिश्रमिक दिया जाता है वो डिपेंड करता है कि संस्था का फिनेंशियल लेवल क्या है या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन किस तरीके की है। तो यह डिपेंड करेगा उसकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कैसी हैं, उसकी फिनेंस पोजीशन कैसी है। तो जैसी फिनेंस पोजीशन होती है अकॉर्डिंगली ही जो है हमारे पैकेजेस ऑफर किए जाते हैं। और इस तरीके से कह सकते हैं कि जो संस्था
संस्था का माइक्रो कॉन्टेक्स्ट है वह उसी के अकॉर्डिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कंपनसेशन फंक्शन अप्रोच किया जाएगा, उसी के अनुसार वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाएगा। जिस तरीके से वेतन और भत्ते तय किए जाने हैं इसका निर्धारण जो है संस्था के वित्तीय स्थिति पर और उसके अन्य कार्यों पर निर्भर करेगा। इसके बाद में हम बात करें ग्रीवांस हैंडलिंग की कि यह भी उपक्रम की कार्य नीतियों के अनुसार ही हैंडल किया जाता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ग्रीवांस या परिवेदना किसे कहते हैं। परिवेदना वह कोई भी असंतोष या अन्याय की भावना होती है जो एक कर्मचारी अपने कार्य के संबंध में महसूस करता है, तो उसको जो असंतोष अनुभव हो रहा है उस असंतोष को सॉर्ट करना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए एक संगठन किन नीतियों को अपना सकता है या किन तरीकों को अपना सकता है, यह भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाएगा रिगार्डिंग ग्रीवांस हैंडलिंग, यह भी डिपेंड करता है कि उस संगठन में क्या व्यवस्थाएं हैं। अब उस संगठन में कई व्यवस्थाएं हो सकती हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन हो सकता है, ओपिनियन सर्वे हो सकता है, शिकायत बॉक्स रखे जा सकते हैं, एग्जिट इंटरव्यू किया जा सकता है, ओपन डोर पॉलिसी हो सकती है। तो जैसी भी संस्था की व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के तहत ही ग्रीवांस हैंडलिंग या परिवेदनाओं का निवारण किया जाएगा। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की। तो संगठन के उद्देश्यों को प्रमाप मानते हुए ही कर्मचारियों के परफॉर्मेंस का अप्रेजल किया जाता है या निष्पादन मूल्यांकन किया जाता है। तो ये कह सकते हैं हम कि जो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है इट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली प्रोसेस टू इवेल्यूट द परफॉर्मेंस ऑफ पर्सनल इन टर्म्स ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। कार्य के संबंध में व्यक्ति के उनका गुणों का और उनके निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है। तो निष्पादन मूल्यांकन किस आधार पे किया जाएगा, इसका निर्धारण भी संस्था के आंतरिक घटकों पर निर्भर करता है, जिसमें आता है मेनली हमारा उद्देश्य, जो कि उद्देश्य के अनुसार कार्य तय होते हैं और कार्यों के अनुसार कार्य विश्लेषण तय होता है और कार्य विश्लेषण के आधार पर एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस इवोल्यूशन किया जाता है। क्योंकि कार्य विश्लेषण वह विवरण होता है जिसमें ये डिसाइडेड रहता है कि एक एम्प्लॉयज़ से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उसमें क्या टैलेंट होना चाहिए। तो कार्य विश्लेषण कार्य की विशेषताओं को बताता है, साथ ही साथ उसको परफॉर्म करने वाले व्यक्ति से क्या एक्सपेक्टेशन है इसको भी बताता है। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है वो भी माइक्रो कॉन्टेक्स्ट में ही किया जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो डिटर्मिनेशन है वो संस्था के आंतरिक घटकों पर निर्भर करता है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है? डिसिप्लिन का मतलब होता है ऑर्डरली बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल टूवर्ड्स द डिजायर्ड गोल्स। निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो कर्मचारियों का व्यवहार है वो सुव्यवस्थित हो, उसी व्यवहार को हम अनुशासन के नाम से जानते हैं। ये भी कह सकते हैं नियमों की अनुपालना कराने की शक्ति को हम अनुशासन कहते हैं। अब अनुशासन में यह होता है कि जो नियम है उनका पालन किया जाए और नियम और नीतियों का निर्धारण संगठन या उपक्रम के स्तर पे होता है और उन्हीं की अनुपालना का कार्य मानव संसाधन प्रबंधन में किया जाता है। तो मानव संसाधन प्रबंधन में अनुशासन कैसे किया जाए इसका जो निर्धारण होगा या जो इसकी जो निर्भरता है वो फिर से संस्था के आंतरिक वातावरण यानी संस्था की नीतियों और नियमों पर निर्भर हो गई। तो माइक्रो कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे किया जाए ये माइक्रो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे नियम है, जैसी नीतियाँ हैं, जैसे उद्देश्य हैं, जैसी व्यवस्थाएं हैं, जैसी कल्चर है, उसी के अनुसार सारे कार्य किए जाएंगे। चाहे वह कार्य भर्ती का हो या फिर कोई अन्य कोई कार्य हो, चाहे कॉम्पनसेशन हो, चाहे ग्रीवांस हैंडलिंग हो, चाहे कोई भी कार्य हो, वह सारे के सारे कार्य उपक्रम के आंतरिक वातावरण से प्रभावित होते हैं और उसी के अनुसार संपादित किए जाते हैं। द नेक्स्ट इज डिस्चार्ज ऑफ एम्प्लॉयज़। डिस्चार्ज मीन्स टर्मिनेशन ऑफ दिस सर्विसेज ऑफ एन एम्प्लॉय बट नॉट नेसेसरी एज पनिशमेंट। तो ड्यू टू पुअर फिट बिटवीन एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्प्लॉय का डिस्चार्ज किया जा सकता है। इट इज़ मोस्ट डिसिप्लिनरी स्टेप द मैनेजर कैन take. Hence, special care required to ensure that sufficient cause exists for it. तो डिस्चार्ज अगर कर रहे हैं तो डिस्चार्ज करते समय ये देखना होगा कि संगठन में क्या ऐसे कारण बताए गए हैं या क्या एक्सपेक्टेशन थी या क्या उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था एम्प्लॉय से जिसको कि वह पूरा नहीं कर रहा है और या उसमें किसी तरीके का जो है उसमें कमी है या उन कार्यों को वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है। तो अकॉर्डिंगली अगर वह नहीं है तो उसको डिस्चार्ज
किया जा सकता है, लेकिन डिस्चार्ज करते समय संगठन की क्या नीतियां हैं और किन आधारों पर डिस्चार्ज किया जाएगा और डिस्चार्ज करने के बाद किस तरीके से उसको हैंडल किया जाएगा, उन सारी बातों को फॉलो करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं जिनको कि हम आंतरिक स्तर पे करते हैं, वह सारी की सारी पूरी तरीके से आंतरिक वातावरण या माइक्रो इन्वायरमेंट से अफेक्ट होती हैं। और माइक्रो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से मानव संसाधन प्रबंध किया जाता है उसी को हम माइक्रो अप्रोच ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। यानी संस्था के माइक्रो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग की जाने वाली एक्टिविटीज़ को हम माइक्रो अप्रोच ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या माइक्रो अप्रोच टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कह सकते हैं। इसी तरीके से जब संस्था के बाहरी वातावरण को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों का प्रबंध किया जाता है और उनके अनुसार सारी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं या योजनाएं बनाई जाती हैं, तो उनको हम मैक्रो कॉन्टेक्स्ट के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।